ओके गाइज, सो वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो जैसा कि गाइज हम लोगों ने लॉस फंक्शन बना लिया था। ठीक है, लेकिन कुछ एक दो चीजें रह गई थी रिगार्डिंग द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। तो मैं आर्किटेक्चर भी कंप्लीट कर देता हूँ कि जो लॉस फंक्शन हमने बनाया था वो एक्चुअली में लॉस फंक्शन लगेगा कहाँ पे। ठीक है, वैसे तो इस बारे में मैं ऑलरेडी एक हिंट दे चुका हूँ, लेकिन आज मैं पूरा आर्किटेक्चर कंप्लीट कर दूंगा। तो गाइज आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है कि हमारा जो 5 इमेजेस का मिनी बैच है, वो जो कि 5, 224, 224, 3 का होगा, वो एक कॉन्वोल्यूशनल बेस से पास होगा। ठीक है, और उस कॉन्वोल्यूशनल बेस के अंदर गाइज आपको पता है कि 4 प्री ट्रेन्ड नेटवर्क्स हमने लगा रखे हैं। इनफैक्ट 4 प्री ट्रेन्ड नेटवर्क्स के कॉन्वोल्यूशनल बेसिस हमने लगा रखे हैं। तो ये बेसिकली पास होगा VGG16 के कॉन्वोल्यूशनल बेस से। ठीक है, और यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा गाइस। और आपको पता है कि वो आउटपुट क्या होगा। वो आउटपुट होगा बेसिकली 5, 7, 7, 512 का। और उसी तरीके से VGG19 से पास होगा। ठीक है, और जो ये भी जो आउटपुट निकलेगा ये निकलेगा 5, 7, 7, 512 का। उसी तरीके से VGG, सॉरी VGG कह रहा हूँ मैं, रेजनेट 50 से पास होगा। ठीक है, रेजनेट 50 से पास होगा। और आउटपुट जो निकलेगा वो निकलेगा 5, 7, सॉरी डैट 5, 7, 7, 1 0 2 4 का। 7, 7, 1 0 2 4 का। ठीक है, और उसके बाद एट लास्ट ये पास होगा रेजनेट 101 से। ठीक है, इट विल गेट पास थ्रू रेजनेट 101, यानी कि रेजनेट 101 से पास होगा। ठीक है, और आउटपुट निकलेगा 5, 7, 7, 1 0 2 4 का। और गाइस फिर हमने क्या किया कि हमने इन चारों को, आपको पता ही है कि इन चारों के साथ हमने क्या किया था। हमने इन चारों को कॉन्कैटिनेट करवा दिया था। ठीक है, हमने इन चारों को किसी भी ट्रांजिशन लेयर से पास नहीं किया, कॉन्कैटिनेट करवा दिया। ट्रांजिशन लेयर से पास क्यों नहीं किया गाइस? क्योंकि ट्रांजिशन लेयर बस इसलिए लगाई गई थी कि अगर इन चारों नेटवर्क से निकलने वाले जो स्पेशियल डायमेंशंस हैं, जो कि चारों के केस में, हमारे केस में 7,7 आ रहे हैं, अगर वो बराबर नहीं आते हैं तो पहले ट्रांजिशन लेयर से पास करा के इनको बराबर बनाया जाए और फिर हम कॉन्कैटिनेट कर पाएंगे। तो पेपर के अंदर जो नेटवर्क्स यूज किए गए हैं उसमें VGG16 की जगह पे LXNet यूज किया गया है, VGG19 की जगह पे गूगल नेट यूज किया गया है, रेजनेट 50 की जगह पे VGG नेट यूज किया गया है, और रेजनेट 101 की जगह पे बेसिकली रेजनेट यूज किया गया है। तो अभी आप कह लीजिए कि हमारी ये किस्मत ही थी, हमारा एक लक था। हम ये जानते नहीं थे कि अगर हम ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो हमारे स्पेशल डायमेंशंस बराबर आ जाएंगे। लेकिन ये एक अच्छी बात हुई कि हमारे स्पेशल डायमेंशंस बराबर आ गए। अगर ना आते तो हम ट्रांजिशन लेयर लगाते, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे इन चारों को मर्ज करना है अक्रॉस चैनल्स, यानी कि हमें इनके चैनल्स को मर्ज करना है। लेकिन उसके लिए स्पेशल डायमेंशन बराबर होने चाहिए। अब हमारे केस में है तो हम नहीं लगा रहे ट्रांजिशन लेयर। तो इसका मतलब बिना ट्रांजिशन लेयर से पास कराए हुए हम स्ट्रेटली इन सबको क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे गाइस। तो इसको हमने कॉन्कैटिनेट लेयर से पास करा दिया। ठीक है, कॉन्कैट। ठीक है, और गाइस कॉन्कैटिनेशन कराने के बाद यहाँ से जो आउटपुट निकला वो कितना निकला? वो निकला 5, 7, 7, 5,120, यानी कि 512 प्लस 512 प्लस 1024 प्लस 1024। ठीक है, आई गेस यहाँ पे 1024 भी नहीं है गाइस, यहाँ पे 2048 है। आई एम सॉरी अबाउट दैट, दिस इज 2048। अदरवाइज 5,120 तो आएगा ही नहीं। 2048 यहाँ पे भी है और 2048 यहाँ पे भी है। तो 512 प्लस 512 प्लस 2048 प्लस 2048, आंसर आएगा गाइस 5,120 चैनल्स का। अब हमने इसके ऊपर यूजली हम एक टाइप की ग्लोबल पूलिंग लगाएंगे,
या तो मैक्स पुलिंग लगा लीजिए या एवरेज लगा लीजिए। हमने ग्लोबल एवरेज पुलिंग लगाई है, तो हमने इसके बाद ग्लोबल एवरेज पुलिंग लगा ली। ठीक है, ग्लोबल एवरेज पुलिंग। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव अप्लाइड। तो गाइज अब जब आप ये लगाएंगे तो आपका बाहर जो आउटपुट निकलेगा किसी भी एक इमेज के लिए, तो अभी हमारा किसी भी एक इमेज के लिए जो आउटपुट आ रहा था ग्लोबल एवरेज पुलिंग लगाने से पहले, वो एक 3D टेंसर आ रहा था 7,7,5120 के लिए। तो 5 इमेजेस के लिए कितना आ रहा था? 5,7,7,5120। अब गाइस हमने ग्लोबल एवरेज पूलिंग लगा दी, तो अब हमारा जो किसी एक इमेज का जो पहले 3D टेंसर आ रहा था, वो क्या आएगा? वो बस अब एक वेक्टर आएगा, यानी कि रैंक 1 का नंबर आएगा, यानी कि 5,120 कॉमा। बस ये चीज आएगी गाइस। लेकिन 5 इमेजेस के लिए क्या आएगी? वो एक मैट्रिक्स आएगी गाइस, यानी कि 5,5120। ठीक है, ये चीज आ रही है गाइस हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया गाइस, हमने इस 5,005,5,120 की ये जो मैट्रिक्स आ रही है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि हमारे पास किसी एक इमेज के लिए ये जो 5,120 का वेक्टर आ रहा है, इसको गाइस एट लास्ट हमने क्या किया, एक प्रिडिक्शन लेयर से पास करा दिया। और गाइस ये प्रिडिक्शन लेयर वही प्रिडिक्शन लेयर है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, यानी कि एक टाइप की डेंस लेयर, जिसमें 14 सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन वाले न्यूरॉन्स लगे होंगे। तो इसका मतलब एक डेंस लेयर है जिसमें 14 एक्टिव सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन वाले न्यूरॉन्स लगे होंगे। एक डेंस लेयर होगी, तो 14 न्यूरॉन्स हैं गाइस इसके अंदर। ठीक है, और हर न्यूरॉन में से एक एक प्रोबेबिलिटी निकल रही है बेसिकली। ठीक है, और गाइस यही जो प्रोबेबिलिटीज है हमारी, इन्हीं से हमारा बनेगा WBCEL लॉस। ठीक है, यानी कि वेटेड बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ठीक है, तो अब ये जो डेंस लेयर है गाइस, इसके अंदर जो वेक्टर जा रहा है वो कितने डायमेंशन का जा रहा है किसी एक इमेज के लिए? 5,120 डायमेंशंस का। और आगे जो न्यूरॉन्स लगे हुए हैं वो कितने लगे हुए हैं? 14 लगे हुए हैं। तो इसका मतलब गाइस, इस लेयर की वेट्स की जो मैट्रिक्स होगी वो कितने में कितने की होगी? वो 5,120, 14 की मैट्रिक्स होगी गाइस। 5,120, 14 की मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपने लॉस फंक्शन बना लिया WBCL, ट्रेनिंग लूप चलाइए, ये नेटवर्क पूरे का पूरा ट्रेन होगा। कमाल की चीज ये है गाइस कि ये नेटवर्क बहुत फास्ट ट्रेन होने वाला है। क्यों फास्ट ट्रेन होने वाला है? क्योंकि हमें इस पूरे नेटवर्क के ऊपर बैक प्रोपिगेशन नहीं लगाना, क्योंकि हमारा जो कॉन्वोल्यूशनल बेस वाला पार्ट है, ठीक है, वो तो फ्रीज हो रखा है। यानी कि ये जो हिस्सा है हमारा, ये नॉन ट्रेनेबल है गाइस। ये तो ट्रेन ही नहीं हो रहा, दिस इज नॉन ट्रेनेबल। ठीक है, तो इसका मतलब बैक प्रोपगेशन लगेगा ही नहीं इसके ऊपर। ठीक है, ट्रांजिशन लेयर है नहीं हमारे पास, कॉन्कैटेनेशन लेयर के कोई वेट्स होते नहीं है, तो ये तो ट्रेन वैसे भी नहीं होगी। ग्लोबल एवरेज पुलिंग के कोई वेट्स होते नहीं है, ये तो वैसे भी ट्रेन नहीं होगी। हमने सिर्फ एक डेंस लेयर लगाई है जो हमारी प्रेडिक्शन लेयर है, यानी कि जो हमारी मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन लेयर का काम कर रही है, दैट इज अ मल्टी लेवल क्लासिफायर लेयर। बस उसके वेट्स ट्रेन होंगे, जो कि 5,120, 14 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा है तो शायद थोड़ा टाइम लगे, बट ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार गाइस आपने ये नेटवर्क ट्रेन करा लिया, ठीक है, अब बात आती है कि हम लोकलाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, लोकलाइजेशन कैसे करेंगे, अब बात आती है कि लोकलाइजेशन कैसे करेंगे। तो लोकलाइजेशन करने के लिए गाइस हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप ये पूरा नेटवर्क ट्रेन करा लीजिए। ठीक है, 5-10 इपॉक्स जितने भी लगेंगे, ये नेटवर्क आपका ट्रेन हो जाएगा। ट्रेन होने के बाद आपके पास ये वेट्स की मैट्रिक्स आ जाएगी, जो कि ट्रेन्ड वेट्स होंगे, फाइन ट्यून्ड वेट्स होंगे। ठीक है, आप एक काम करिए, इन वेट्स की मैट्रिक्स को अलग कर लीजिए, इन वेट्स की मैट्रिक्स को निकाल लीजिए आप। ठीक है, जस्ट फेच दीज मैट्रिक्स। ठीक है, आप आराम से केरास में एक लाइन का कोड लिख सकते हैं जिससे कि आप किसी भी लेयर के वेट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रहे, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। ठीक है, यानी कि जब ये पूरा नेटवर्क ट्रेन हो जाए, तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको ऐसा करना है। तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो ट्रेन वेट्स की मैट्रिक्स है उसको फेच कर लीजिए। ठीक है, आपने वो मैट्रिक्स फेच कर ली। अब गाइस एक काम करिए,
यहां तक का जो हिस्सा है, ठीक है, मैं कौन से हिस्से की बात कर रहा हूं, मैं इतने हिस्से की बात कर रहा हूं गाइस, ठीक है। यहां से लेकर के जो यहां तक का पार्ट है, इसको अलग कर लीजिए, ठीक है। यानी कि जहां पे चारों नेटवर्क्स के कॉन्वोल्यूशनल बेस से निकलने वाले आउटपुट्स को आप कॉन्कैटिनेट करा करके बाहर एक 5,7,7,5120 का आउटपुट निकाल रहे थे, सिर्फ उस हिस्से को अलग कर लीजिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये पार्ट आपने अलग कर लिया। तो अब आप इमेजिन करिए कि आपके पास ये पार्ट अलग से आपने बना लिया, यानी कि ये बॉक्स है जिसके अंदर जब आप एक इमेज डाल रहे हो, डालोगे कोई भी एक इमेज डालोगे, लेट्स से आपने यहाँ से 224,224,3 की एक इमेज डाली, और वो इमेज पहले VGG 16 के थ्रू गई, फिर VGG 19 के थ्रू गई, ठीक है, एक ही साथ पैरेलली, फिर बेसिकली रेजनेट 50 के साथ गई, और उसी तरीके से रेजनेट 101 के साथ गई, और फिर बेसिकली क्या हुआ, आपको पता है फिर गैस क्या हुआ, फिर कॉन्कैटिनेशन हुआ, ठीक है, कॉन्कैट हो गया, ठीक है। और कॉन्कैटिनेशन होने के बाद सीधा आउटपुट आ रहा है बाहर, दैट इज 1, इनफैक्ट इस 1 की जरूरत नहीं है, ठीक है। आउटपुट आ रहा है 7,7,5,120, ठीक है। तो गाइस अब ट्रेनिंग तो आप करा चुके हैं, लेकिन ट्रेनिंग कराने के बाद आपने क्या किया कि आपने इस हिस्से को अलग कर लिया। आप ऐसा समझ लो कि ये एक और न्यूरल नेटवर्क है बेसिकली, ठीक है। और इस न्यूरल नेटवर्क का जो इनपुट है वो एक इमेज होगी, और जो आउटपुट है वो कॉन्वोल्यूशनल बेसिस से निकले हुए आउटपुट्स का कॉन्कैटिनेशन होगा, बस। इसके आगे अब कुछ नहीं है। इसके आगे वाला जो नेटवर्क था वो हम ऑलरेडी ट्रेन करा चुके हैं, हमने इसको अलग से निकाल के एक अलग नेटवर्क बना लिया, ठीक है। तो दैट इज द सिचुएशन, ओके। सो नाउ बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन इज कि अब आपको करना क्या है गाइस, लोकलाइजेशन कैसे करना है। तो अब आपने क्या किया कि ये जो आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इस आउटपुट का आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ले लिया अपनी डेंस लेयर के ट्रेन्ड वेट्स की मैट्रिक्स से, ठीक है, यानी कि 5,120,14 की मैट्रिक्स से, ठीक है। तो इसका मतलब गाइस अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, इन दोनों के बीच में अगर मैं np डॉट मैटमल करता हूँ, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रन कराता हूँ, जिसमें पहले मेरी एक 7,7,5,120 की मैट्रिक्स आएगी, कॉमा लगा करके 5,120 की मैट्रिक्स, 5,120, 14 की मैट्रिक्स आएगी। तो जब मैंने ऐसा किया तो गाइस फाइनली मेरा आउटपुट क्या आया गाइस, 7,7,14 की मैट्रिक्स आई मेरे पास, ठीक है। अब गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि ये 7,7,14 की मैट्रिक्स है क्या, ठीक है। गाइस आप इसे बहुत सारे नामों से बुला सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सबसे इजी नाम चूज करना चाहूँ तो ये 7,7,14 की जो मैट्रिक्स है ना गाइस, इसे हम कहेंगे हीट मैप मैट्रिक्स, हीट मैप मैट्रिक्स, हीट मैप मैट्रिक्स, ठीक है। या फिर आप इसे कैम्स भी कह सकते हैं, कैम्स, ठीक है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स को डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन की भाषा में कैम्स बोला जाता है, ठीक है। कैम्स कैम्स की फुल फॉर्म होती है गाइस क्लास एक्टिवेशन मैप्स, ठीक है, क्लास एक्टिवेशन मैप्स, ठीक है। तो गाइस इसको क्लास एक्टिवेशन मैप्स ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्लास एक्टिवेशन मैप, इसका क्या मतलब हुआ। चलिए इसको समझते हैं गाइस। देखिए हमारे पास हमारे पूरे डाटा में डिजीजेस कितने थे, 14 थे, ठीक है। अब अगर आप ये टेंसर देखोगे तो ये टेंसर दिखने में कैसा लगेगा, ये एक इमेज के लिए है गाइस, ठीक है। अगर आप मिनी बैच डालेंगे तो 7,7 से पहले एक मिनी बैच का डायमेंशन भी आएगा, लेकिन अभी हमने एक इमेज ले रखी है गाइस, तो अभी हम एक इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस अब हमने क्या किया,
अब इस टेंसर को देखते हैं कैसा आएगा। तो गाइज ये टेंसर अंदर से कुछ ऐसा दिखेगा। ये 7 बाई 7 की हमारी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो 7 बाई 7 की हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये। ठीक है, ओके। सो दिस इज 7 बाई 7 मैट्रिक्स गाइस। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। ऐसी 14 मैट्रिसेस, या फिर मुझे कहना चाहिए ऐसी 13 और होंगी इसके पीछे। तो कुल मिलाकर के 14 हो जाएंगी। तो इसके पीछे ऐसी 13 और है गाइस। ठीक है, ऐसी 13 मैट्रिसेस और होंगी इसके पीछे। ये दूसरी है, इसके पीछे ये तीसरी है, इसके पीछे ये चौथी है, इसके पीछे ये पांचवी है। ठीक है, ऐसी 14 है गाइस। ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है गाइस। देखिए हमें, अगर आप ध्यान से देखें और अगर आपको याद हो, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने इस प्रोजेक्ट के लिए डेटा प्री प्रोसेसिंग करी थी, तो हमने एक डिक्शनरी बनाई थी। ठीक है, हमने एक डिक्शनरी बनाई थी। डी नाम दे दीजिए आप उसको भी, मुझे याद नहीं है हमने किस वेरिएबल के नाम से बनाई थी, बट जिस भी वेरिएबल के नाम से बनाई थी वो बनाई होगी हमने, लेकिन अभी मैं उसको डी नाम दे रहा हूँ। तो इस डिक्शनरी के अंदर आपको याद होगा कि हमने हर डिजीज के लिए एक अ, हमने हर डिजीज के लिए एक लेबल चूज किया था। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हर्निया के लिए हमने 0 लेवल चूज किया था। ठीक है, और न्यूमोथोरैक्स के लिए, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स जो भी कहते हैं इसको, मेरे ख्याल से थोरैक्स ही कहते हैं, न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स के लिए 1 लिया था। और ऐसे ही करते करते गाइस हमारे पास लास्ट डिजीज था, मान लीजिए सीओपीडी था वो, और सीओपीडी के लिए हमने 13 लिया था। ठीक है, अब गाइस सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे हो कुछ ऐसा रहा है गाइस कि जो मैट्रिक्स आपके, ये आपका डेप्थ वाला डायमेंशन है। यहाँ पे 14 मैट्रिसेस हैं एक के पीछे एक। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स आपके डेप्थ वाले डायमेंशन के 0 इंडेक्स पे आ रही है, 7,7 की, वो मैट्रिक्स आपको किस डिजीज के बारे में जानकारी देगी? हर्निया के बारे में जानकारी देगी गाइस। ठीक है, जो मैट्रिक्स आपके डेप्थ डायमेंशन में 1 इंडेक्स पे आ रही है, वो मैट्रिक्स आपको न्यूमोथोरैक्स की जानकारी देगी, न्यूमोथोरैक्स की। ठीक है, और ऐसे ही करते करते जो मैट्रिक्स आपके 13th इंडेक्स पे आ रही है, वो सीओपीडी की जानकारी देगी। ऐसा सीन हो जाएगा गाइस। ठीक है, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी द केस। ठीक है, अब हमें करना क्या है गाइस, हमें इन मैट्रिसेस से ये पता लगाना है कि हमारा हर डिजीज, क्योंकि गाइस हमारे पास 14 मैट्रिसेस आ रही है, तो इसका मतलब डेप्थ वाइज हर मैट्रिक्स पे जाकर के हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई सी भी एक क्लास लेवल वाला डिजीज किस लोकेशन पे है। ठीक है, कैसे गाइज, ये जो मैट्रिसेस हैं इन्हें हम बोलते हैं क्लास एक्टिवेशन मैप्स। हर एक मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? क्लास एक्टिवेशन मैप। हमारे पास टोटल ऐसे कितने मैप्स हैं? 14 मैप्स हैं। 14 क्लास एक्टिवेशन मैप्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ गाइज? इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिसेस आपको ये बताएंगी कि आपके कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ने, ठीक है, आपके कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ने किसी इमेज के कौन सी पोजीशन पे ऐसी क्या चीज देख ली जिसकी वजह से आपका न्यूरल नेटवर्क बाहर आपको उस डिजीज की कुछ प्रोबेबिलिटी बता रहा है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जो क्लास एक्टिवेशन मैप्स होते हैं गाइस, वो क्या बताते हैं कि आपके न्यूरल नेटवर्क ने अगर किसी इमेज को देख करके किसी चीज का क्लासिफिकेशन किया है, या उसने जो डिसीजन लिया है, या उसने जो प्रोबेबिलिटी आउटपुट करी है उस डिजीज की, या किसी ऑब्जेक्ट की, या किसी भी चीज की, तो वो प्रोबेबिलिटी का आउटपुट देने के पीछे आपके सीएनएन ने उस इमेज के अंदर किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐसा क्या देख लिया
जिसकी वजह से उसने आपको बताया कि इस ऑब्जेक्ट की इतनी प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि एक हिसाब से आप क्लास एक्टिवेशन मैप्स के थ्रू ये रीजन आउट कर सकते हो कि आपका जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है वो जो भी प्रोबेबिलिटीज बाहर आउटपुट दे रहा है, क्या वो सोच समझ के दे रहा है, क्या आपकी इमेज में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढ करके दे रहा है जो कि उस क्लास को बिलोंग करती भी है या नहीं करती है। तो आप रीजन आउट कर सकते हो वेदर योर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इज टेकिंग डिसीजन इन अ रैशनल वे, राइट। तो बेसिकली हम भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ने अगर हर्निया की कुछ प्रोबेबिलिटी बताई है, जो भी बताई है, 40%, 75%, 80%, उसने हमारी जो एक्सरे इमेज थी उसकी किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, या फिर उसने किस स्पेसिफिक पोजीशन पे कुछ इंटरेस्टिंग देखा कि उसने हमें बाहर ऐसी प्रोबेबिलिटी बताई कि हर्निया की प्रोबेबिलिटी 80% आएगी। तो अब वो पोजीशन हमें पता लगानी है जहां पे उसने बेसिकली जो न्यूरॉन था या जो फिल्टर था, जो कर्नल फिल्टर्स होते हैं हमारी कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स के अंदर, जो हमारे कर्नल फिल्टर्स थे कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स के अंदर, हमारी पूरी इमेज के अंदर ऐसी वो कौन सी पोजीशन थी जहां पे उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला उस डिजीज से रिलेटेड। या फिर मुझे कहना चाहिए कि जहां पे हमारे कर्नल फिल्टर्स एक्साइट हो गए, जहां पे उन्होंने फायर किया, बेसिकली फायर करने का मतलब है बहुत हाई आउटपुट दिया जिस पोजीशन पे, ठीक है। तो वो पोजीशन हमें पता लगानी है गाइस, हर मैप के अंदर, ठीक है। तो वो पोजीशन कैसे पता चलेगी? वो पोजीशन ऐसे पता चलेगी कि आपको ये देखना है कि गर्मी, हीट किस पोजीशन पे सबसे हाई है। एंड हीट का मतलब पिक्सल की जो इंटेंसिटी है वो किस पोजीशन पे सबसे हाई आ रही है। आपको वो लोकेशन पता लगानी है कि पिक्सल की इंटेंसिटी हर मैप में, 14 मैप्स हैं हमारे पास, हर मैप एक डिजीज के लिए है, तो हर मैप पे हाईएस्ट इंटेंसिटी जो आ रही है पिक्सल की, वो कौन सी पोजीशन पे आ रही है इस 7,7 की मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो गाइस एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये वो पोजीशन थी हर्निया के लिए, यानी कि 7x7 की मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, ये वो पिक्सल की पोजीशन थी जहां पे हमारे फिल्टर ने फायर कर दिया। यानी कि जहां पे हमारे फिल्टर को हर्निया से रिलेटेड कुछ देखने को मिला हमारी चेस्ट एक्सरे इमेज के अंदर। कौन सी चेस्ट एक्सरे इमेज के अंदर? जो अभी अभी हमने अपने कॉन्वोल्यूशनल बेस के अंदर इंसर्ट करी है उसके अंदर, ठीक है। अब गाइस ये पोजीशन कौन सी है? ये पोजीशन है बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो रो इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5, 0, 1, 2, 3, 4। तो गाइज ये 5,4 पोजीशन है। ऐसे ही अगर आप न्यूमोथोरैक्स के अंदर जाएंगे, न्यूमोथोरैक्स के कैम्प के अंदर जाएंगे, क्लास एक्टिवेशन मैप के अंदर जाएंगे, तो वहां पे भी आपको एक पोजीशन मिल रही होगी जहां पे पिक्सल की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आ रही होगी, या जहां पे हमारा जो कर्नल फिल्टर है उसने फायर किया होगा, जहां पे उसको न्यूमोथोरैक्स से रिलेटेड हमारी इमेज में कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला होगा, ठीक है। तो आपको वहां पे भी एक पोजीशन पता चल जाएगी। तो ऐसे गाइस आप 14 के 14 डिजीजेस की पोजीशन पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे वो डिजीज है, कहाँ पे उसे उस डिजीज से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला, ठीक है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है गाइस। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हमारा हमारी ओरिजिनल इमेज देखें तो हमारी ओरिजिनल इमेज का साइज कितना है गाइस? हमारी ओरिजिनल इमेज का साइज है 224,224। अगर हम स्पेशल डायमेंशंस की बात करें तो 224,224 इज द साइज ऑफ अवर ओरिजिनल इमेज, ठीक है। लेकिन गाइस हम जो डिजीज की पोजीशन देख रहे हैं वो हम किस साइज की इमेज में देख रहे हैं? वो हम देख रहे हैं 7,7 के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि हम जो ये पोजीशन पता लगा रहे हैं, जो कि हमारे केस में यहाँ पे 5,4 आ रही है, वो तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कायदे से वो जो पोजीशन होनी चाहिए वो 224,224 के हिसाब से होनी चाहिए। वो पोजीशन हमें मिल रही है 7,7 के हिसाब से। तो अब गाइस हम कैसे ओरिजिनल पोजीशन पता लगाएंगे? तो अब हम क्या करेंगे,
हम कोई एक ऐसी कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये पॉइंट या ये लोकेशन जो हमें 7,7 में 5,4 की तरह दिख रही है, जब हम इसी 7,7 की इमेज को 224 बाई 224 का बना देंगे तो ये पोजीशन कितनी हो जाएगी। यानी कि हमें ट्रांसलेशन करना है बेसिकली। ठीक है, वी आर डूइंग अ काइंड ऑफ अ ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं कहेंगे इसको एक्चुअली, हम यहाँ पे स्केलिंग कर रहे हैं। ट्रांसलेशन भी नहीं कहेंगे इसको, ट्रांसलेशन तो होता है शिफ्ट करना है बेसिकली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्केलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेशन करेंगे गाइस, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस 224 को इस 7 से डिवाइड करा देंगे। तो 224 डिवाइड बाई 7 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमा 224 डिवाइड बाई 7 इंटू 4। तो गाइज ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये हमारे एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स होंगे 224 के हिसाब से। ठीक है, दीज आर द करेक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिजीज, यानी कि जिस पोजीशन पे वो डिजीज है। ठीक है, लेकिन गाइज अब एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोकेशन आ रही है ये प्रिडिक्टेड लोकेशन है, यानी कि हमारे न्यूरल नेटवर्क की वेट मैट्रिक्स से हमने जो लोकेशन निकाली है, दैट इज द प्रिडिक्शन। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा न्यूरल नेटवर्क ये जो प्रिडिक्शन कर रहा है ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो गाइस उसके लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने इस प्रिडिक्शन को कंपेयर कराना पड़ेगा एक्चुअल लोकेशन ऑफ द डिजीज से। एक्चुअल लोकेशन ऑफ द डिजीज से। ठीक है, ऑफ द डिजीज से। ठीक है, तो गाइस कैसे कंपेयर करेंगे। आप कहोगे सर हमारे पास तो एक्चुअल लोकेशन थी नहीं ट्रेनिंग डाटा में, तो हम कंपेयर किससे करेंगे। गाइस मैं यहाँ पे ट्रेनिंग डाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टेस्टिंग डाटा की बात कर रहा हूँ। यानी कि टेस्टिंग डाटा में जो हमारी इमेजेस थी वो हमने डाली हैं अभी अपने हमारे कॉन्वोल्यूशनल बेस के अंदर, जिसका आउटपुट कॉन्कैटेनेशन कराने के बाद आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मैं इमेज ले रहा हूँ ये टेस्टिंग डाटा की इमेज है गाइस। तो का टेस्टिंग डाटा की जो सीएसवी फाइल है, ठीक है, टेस्टिंग डाटा की जो सीएसवी फाइल है जो कि बी बॉक्स करके है डॉट सीएसवी, उसके अंदर सारी टेस्टिंग इमेजेस दे रखी हैं गाइस। और अगर आप उन टेस्टिंग इमेजेस को देखोगे तो टेस्टिंग इमेजेस के सामने हर इमेज में ये भी बता रखा है कि कौन कौन सा डिजीज है, और साथ ही साथ उस डिजीज की एक्चुअल लोकेशन भी बता रखी है गाइस, कि वो डिजीज है कहाँ पे। जैसे अगर मैं अभी आपको अगर दिखाना चाहूँ तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा टेस्टिंग डाटा है। मैं आपको दिखाता हूँ भी समवेयर हियर, यस, शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है गाइस यहाँ पे। So I have to actually run this code for you to show you. ठीक है, let me just start this. ठीक है, तो गाइस एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो टेस्टिंग इमेजेस है हमारी उसमें हमें सही लोकेशन बता रखी है कि उस इमेज में डिजीज कहाँ पे है। ठीक है, हमें बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं कि वो डिजीज है कहाँ पे। ठीक है, तो आप उससे कंपेयर करा सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है वो सही जगह पे डिजीज पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है, लेकिन अब गाइस इसमें भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है गाइस। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो एक्सरे इमेजेस थी वो एक्चुअली में बहुत बड़े साइज की थी। अगर हम इतने बड़े साइज की इमेजेस को बेसिकली यूज करते हैं ना ट्रेनिंग के लिए, तो हमारा पूरा पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता, जीपीयू मेमोरी हमारी पूरी कंज्यूम हो जाती। ठीक है, तो हमने उसके लिए क्या किया गाइस, हमने अपनी इमेजेस के साइज को रीसाइज किया, यानी कि 224 का बना लिया। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि हमारी जो टेस्टिंग इमेजेस हैं, ठीक है, जो ओरिजिनली हैं, जो हमारी सीएसवी फाइल में जिसका पूरा डाटा पड़ा हुआ है, उसमें जो बॉन्डिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं गाइस, वो 224 के हिसाब से नहीं बता रखे हैं, वो उस इमेज के ओरिजिनल साइज के हिसाब से बता रखे हैं। और हम यहाँ पे जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो किसके हिसाब से कर रहे हैं, वो 224 बाई 224 के हिसाब से कर रहे हैं। तो गाइस कंफ्यूज नहीं होना है, हमें 7,7,14 का हीट मैप मिला। ठीक है, हर हीट मैप पे जाकर के हमने
हाईएस्ट पिक्सल इंटेंसिटी की पोजीशन पता लगाई। ठीक है, हाईएस्ट पिक्सल इंटेंसिटी की पोजीशन को हमने स्केल अप किया, और हम इस कैलकुलेशन की मदद से इसे वहां पे ले गए जहां पे हम ये देख पाए कि अगर हमारी इमेज 224 बाई 224 की होती तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो वो कोऑर्डिनेट्स हमने पता लगा लिए, उससे हमें प्रिडिक्टेड कोऑर्डिनेट्स मिल गए। लेकिन हम इन प्रिडिक्टेड कोऑर्डिनेट्स को हमें एक्चुअल कोऑर्डिनेट से कंपेयर करना है। लेकिन अब समस्या ये है कि जो हमारा जो टेस्टिंग डाटा है उसमें जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हर डिजीज के, वो किसी भी इमेज के लिए एक्चुअल कोऑर्डिनेट जो हर डिजीज के दे रखे हैं वो उस इमेज के एक्चुअल साइज के हिसाब से दे रखे हैं। अब गाइस दिक्कत क्या आएगी, जो एक्चुअल साइज है टेस्टिंग इमेजेस का वो तो इससे बहुत बड़ा है, वो तो 224 बाई 224 से बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब अगर आप ऐसे कंपैरिजन करोगे तो आप तो कहोगे कि अरे मेरा तो आंसर ही गलत आ रहा है, क्योंकि गाइस वो मैच ही नहीं करेगा। क्योंकि आपने जो प्रिडिक्शन निकाला है वो 224 बाई 224 के हिसाब से निकाला है आपने, बट जो एक्चुअल आंसर है गाइस वो तो एक्चुअल साइज के हिसाब से आ रहा है। तो आप तो कहोगे कि तो गलत है, लेकिन गाइस वो गलत नहीं है। आपको उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, जो एक्चुअल लोकेशन दे रखी है आपको उसको स्केल डाउन करना पड़ेगा 224 बाई 224 के हिसाब से। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा ये चीज करके दिखाऊं, सो लेट मी जस्ट शो यू एक्चुअली। I guess somewhere here there has to be testing data. हाँ तो गाइज ये देखिए हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मुझे इसको पूरा एक बार आपको रन करा के दिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट नहीं है गाइज। ठीक है, सो लेट मी जस्ट शो यू कंप्लीट डेटा, ऑल इन्फो, टेस्टिंग डाटा। ओके, तो टेस्टिंग डाटा इन्फो, ठीक है, टेस्टिंग डाटा इन्फो, टेस्टिंग डाटा ऑल इन्फो। ठीक है, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ गाइस टेस्टिंग डाटा इन्फो। ठीक है, सो लेट मी जस्ट शो यू। ओके, सो एडिट, इंसर्ट, आई गेस, राइट, तो राइट, ओके, टेस्टिंग डाटा इन्फो तो ये है, बट जस्ट लेट मी सी कहाँ से ये हो रहा था इंसर्ट। इसमें आई गेस इंसर्ट क्यों नहीं शो कर रहा है ये। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल लास्ट में दिखा देता हूँ टेस्टिंग डाटा इन्फो। ठीक है, ये हमारा नेटवर्क एक्चुअली में ट्रेन हो रहा था, शो यू हियर। हाँ यहाँ से, सॉरी दैट, आई गेस कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। ठीक है, तो टेस्टिंग डॉट इन्फो। ठीक है, तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इमेज का नाम है, और उसके आगे कौन सी डिजीज है, एटेलेक्टिसिस है। ठीक है, और उसके आगे गाइज उस डिजीज का बाउंडिंग बॉक्स दे रखा है हमको। ठीक है, उस डिजीज का बॉन्डिंग बॉक्स दे रखा है हमको। ठीक है, अब गाइज ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना ये इस इमेज के एक्चुअल साइज के हिसाब से दे रखे हैं, जो कि 224 बाई 224 नहीं है, उससे बहुत बड़ा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉन्डिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं आपको इनको स्केल डाउन करना पड़ेगा, यानी कि नीचे लेके आना पड़ेगा 224 बाई 224 के हिसाब से। तो गाइस जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स हैं 225.084 एंड 547.019। ठीक है, तो अब इनको मुझे स्केल डाउन करना है, तो मैं कैसे करूंगा गाइस, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस इमेज को टेस्टिंग डाटा में जब मैं रीड करा करके अपने सीएनएन के अंदर डालूंगा तो उसी समय मैं क्या करूंगा, मैं इस इमेज का शेप निकाल लूंगा। ठीक है, जब मैं पहले तो मैं इसको रीड करूंगा, फिर मैं इसको रीसाइज करूंगा 224 बाई 224 बाई 3 में।
क्योंकि वही इमेज जाएगी मेरे CNN के अंदर। लेकिन गाइज रिसाइज करने से पहले मैं ओरिजिनल इमेज का शेप निकाल लूंगा। तो मान लीजिए मेरी ओरिजिनल ये जो इमेज थी इसका जो शेप है, लेट्स से वो शेप मेरा कितना आया गाइज, वो शेप आया मेरा 2500, 3000 शेप आया। ठीक है। तो गाइज अब मैं क्या करूंगा कि इस साइज के हिसाब से अपने बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स को स्केल डाउन कर लूंगा, जो मेरे एक्चुअल बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। उनको स्केल डाउन कर लूंगा। ठीक है। और स्केल डाउन कैसे करूंगा गाइस, बहुत सिंपल है। बेसिकली व्हाट आई विल डू इज 224 डिवाइडेड बाई 2500 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है। एक्स क्या था गाइस, 225.084, 225.08 कॉमा 224 डिवाइडेड बाई 3000 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, 547.019, 547.019। अब गाइज ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे इनसे मैं अपने प्रेडिक्टेड कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करूंगा, देन इट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट। तो आपको ये चीज करनी है गाइस। ठीक है। तो बेसिकली अब आपको करना है क्या है, एक टेस्टिंग डाटा जनरेटर बनाना है, और वो टेस्टिंग डाटा जनरेटर मिनी बैचेस यील्ड करेगा या एक एक इमेज यील्ड करेगा टेस्टिंग इमेज को। और साथ ही में गाइस उसके बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स भी यील्ड करेगा। कैसे वाले कोऑर्डिनेट्स, ये वाले कोऑर्डिनेट्स यील्ड करेगा, ओरिजिनल वाले नहीं, क्योंकि हमें इससे कंपैरिजन करवाना है। और उधर से आप अपने कॉन्वोल्यूशनल बेस की आउटपुट्स को कॉन्कैटिनेट करके हीट मैप बनाओगे। कॉन्कैटिनेट करके जो कॉन्कैटिनेशन का आउटपुट आता है वो न बनाओगे, उसको प्रिडिक्शन लेयर के वेट से मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि लेट्स से आपने अपने CNN के अंदर एक इमेज डाली, क्योंकि आपका जो टेस्टिंग डाटा जनरेटर वो लेट्स से एक इमेज दे रहा है। तो आपने उस एक इमेज को CNN के अंदर डाला और उसने आपको आउटपुट दिया 7,7,5120। आपका नेटवर्क ऑलरेडी आपने ऊपर ट्रेन करा लिया था, उस ट्रेन नेटवर्क की प्रिडिक्शन लेयर के जो वेट्स हैं वो निकाल लिया आपने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया 5,120,14 से। आंसर कितना आया, 7,7,14 आया। ठीक है। हीट मैप्स आ गए आपके पास। इनमें से हर एक क्लास एक्टिवेशन मैप पे जा जाके आप लोकेशन पता लगा लीजिए डिजीज की। उस लोकेशन को स्केल अप कर लीजिए, यानी कि 224 डिवाइड बाई 7 इंटू जो भी आपका आंसर आ रहा था उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। 224/7 इंटू जो भी आपके वाई कोऑर्डिनेट आ रहा था उससे मल्टीप्लाई करा लीजिए। ये आपके प्रोडिक्टेड कोऑर्डिनेट्स आ गए। आपका जो टेस्टिंग डाटा जनरेटर है वो आपको स्केल डाउन कोऑर्डिनेट्स दे ही रहा है 224/224 की इमेज के साइज के हिसाब से। अब आप इन दोनों को कंपेयर करा लीजिए कि ये आपस में कितने दूर दूर आ रहा है। ठीक है। तो गाइज ये आपस में जितनी पास पास आ रहे होंगे, इसका मतलब योर नेटवर्क इज प्रेडिक्टिंग द करेक्ट लोकेशन। ओके। दिस इज हाउ इट वर्क्स। या फिर आप इन दोनों के बीच में मीन स्क्वायर्ड एरर भी पता लगा सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू।